बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद इकबाल और आज मेरी वीडियो का टॉपिक जो है कि हमने जब वीज़ा अप्लाई कर लेना है, एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर लेनी है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद हमने अपना वक्त कैसे गुजारना है, किस तरह से इंतज़ार करना है और फिर जो है उसके अंदर जो है ना आपके वीज़ा प्रोसेस के अंदर डिले कितना हो सकता है, वीज़ा प्रोसेस जल्दी कैसे हो सकता है, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेस कितना जल्दी हो सकता है और आपको कितना जल्दी जो है ना वो BRP की मेल या फिर आपको वीज़ा कंफर्मेशन की मेल आ सकती है। तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं कि आपको NSF मेल भी आ सकती है, आपको एम्बेसी का जो इंटरव्यू है वो भी चांसेस होते हैं कि वो आ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, किस तरह से इनसे बचा जा सकता है और ये तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर कवर करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप इसके बारे में जो है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें और आपका जो इंतज़ार है उसके अंदर आपको थोड़ी सी आसानी हो, थोड़ी सी तसल्ली हो कि आपने ये वक्त कैसे गुजारना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जी अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। जब बंदा वीज़ा अप्लाई कर लेता है, एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है वो इंसान की बेचैनियाँ बढ़ जाती हैं। फिर दिन रात दुआएं, दरूद, बाकी बहुत सारी चीज़ें वो जो सारी ज़िंदगी हमने नहीं की होती हैं उस वक्त हमें याद आ रहे होते हैं। वो विर्द, वो जिक्र, अज़कार जो हमारी प्रॉब्लम्स को आसान बनाने में जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से हमें मदद दिला सकते हैं, वो हम करना शुरू कर देते हैं। नमाजें बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, ये करनी भी चाहिए। और बायसियत मुसलमान जो है हमारा ईमान है कि हम अगर अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं तो हमारे कामों में आसानी ज़रूर आती है। तो वो ज़रूरी हैं चीज़ें, वो भी साथ साथ आपने करनी है। तो बाकी चीज़ें जो हैं इस प्रोसेस के बाद जो है वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, क्या आपका इंटरव्यू एम्बेसी आ सकता है, क्या आपको NSF मेल आ सकती है। तो इस चीज़ के बारे में आज मैंने बताना है। NSF मेल के बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना भी चुका हूँ, उसका भी लिंक इस वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह जो है ना वो इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि किसी हद तक आपको तसल्ली हो सके कि आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होता है कि आपका वीज़ा स्टैंडर्ड है या प्रायोरिटी है। तो मेरा अपना ज़ाती तौर पे जो ख्याल है, मैं ये जो है ना वो मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ लोगों का, मेरा अपने साथ जो हुआ या मेरे बाद जो लोग आए या मेरे से पहले जो लोग आए, तो इस वक्त जो सिनेरियो है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, तो उसके मुताबिक मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो प्रायोरिटी वीज़ा जो है वो अप्लाई करके अपने 250 पाउंड जो है वो ज़ाय करे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, क्योंकि अब कोई भी चीज़ बेसिकली प्रायोरिटी वीज़ा इसलिए होता है क्योंकि UKVI आपसे एक प्रॉमिस करती है कि अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा लेंगे तो हम आपका प्रोसेस जल्दी कर देंगे और विद इन वीक कर देंगे। 2-3 दिन का बेसिकली वो बताते हैं, लेकिन इससे पिछली रूटीन जो थी उसके मुताबिक जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर प्रायोरिटी वीज़ा का डिसीजन आ जाता था। लेकिन आजकल के हालात ऐसे हैं कि जो लोग प्रायोरिटी वीज़ा की तरफ जाते हैं उनका डिले जो है वो नॉर्मल रूटीन में स्टैंडर्ड वीज़ा से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो UKVI ने लोगों से बात की कि अगर आप प्रायोरिटी पे अप्लाई करेंगे 250 एक्स्ट्रा पाउंड करेंगे तो हम आपका वीज़ा जो है वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर प्रोसेस करेंगे। प्रायोरिटी बेस के ऊपर प्रोसेस करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपका वीज़ा जो है ना वो जल्दी आ जाएगा। उसके अंदर अगर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उनकी UKVI की, तो वो फिर आपको ज़रूर पेश करनी पड़ेगी। चाहे उस प्रोसेस को मुकम्मल करते हो फिर आपके 2 महीने लग जाए, महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। पहले तो ये होता है कि हमने अपनी तरफ से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं वो हमने साथ लगाए होते हैं, लेकिन UKVI की अपनी मर्जी है, वो आपसे कुछ भी डिमांड कर सकता है। वो आपसे दोबारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स मांग सकता है, वो आपसे स्टेटमेंट के प्रिंट दोबारा मांग सकता है, स्टेटमेंट का प्रूफ आपसे मांग सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो है ना वो उनकी रिक्वायरमेंट में शामिल हो सकती हैं। तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड वीज़ा है, स्टैंडर्ड वीज़ा का प्रोसेस जो है वो भी अब बेसिकली हुआ ये है कि हमारे यहाँ जो है वो हम जो एशियन कंट्रीज के लोग हैं वो हमारे यहाँ एक भेड़ चाल होती है। हमने अगर ये सुन लिया कि प्रायोरिटी वीज़ा जल्दी आ जाता है 250 पाउंड, हम कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, वीज़ा जल्दी आ जाएगा तो हम जल्दी चले जाएंगे। जब पहले ये होता था कि 100 में से अगर 10-15 प्रायोरिटी के हैं तो वो 10-15 प्रायोरिटी वीज़ा निकाल लेते थे और उसको जल्दी प्रोसेस कर देते थे। लेकिन अगर ये रेशो ऐसी हो जाएगी कि आपके 85% जो वीज़े हैं वो आपके हैं उसके उसमें प्रायोरिटी बेस पे और 15 वीज़े स्टैंडर्ड बेस पे हैं, तो बिल्कुल प्रायोरिटी तो ना रही। अब हर 85% लोग अगर प्रायोरिटी पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रायोरिटी नहीं रहती है, 85% लोगों को डील करना, उनको अकोमोडेट करना वो मुश्किल हो जाएगा। तो 15% जो है ना वो
अब ये जो है वो दोनों की रेशो जो है वो उस पे कोई फर्क नहीं है। अब वो स्टैंडर्ड को भी उसी तरह से ले रहे हैं और प्रायोरिटी को भी इसी तरह से ले रहे हैं। तो लोगों को अब चाहिए कि वो बजाय प्रायोरिटी के एडवांस स्टैंडर्ड की तरफ जाएं। मैंने जितने लोगों को मशवरा दिया स्टैंडर्ड का दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने स्टैंडर्ड पे अप्लाई किया उनका वीज़ा जो है वो 10 से 12 दिनों के अंदर या इससे भी पहले उनको जो है ना कंफर्मेशन मेल जो है ना वो आ जाती है, बीआरपी की मेल आ जाती है कि आपका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये दोनों सूरतों के अंदर चाहे आपने प्रायोरिटी किया चाहे आपने स्टैंडर्ड अप्लाई किया, तो उसके बाद जो है वो क्या हो सकता है कि आपको जो है ना वो प्रोसेस आपका डिले हो रहा है। तो उसकी कुछ वजूहत हो सकती हैं। एक पहली वजह तो ये है कि रश ज़्यादा हो सकता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस में कोई जो है ना वो झोल मेल हो सकता है, तो जिसकी वजह से वो आपको डिले करते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अभी फ़िलहाल इतनी जो है ना वो बड़ी जो उनका एक पूल होता है एप्लीकेशंस का, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं कि वो हर एक एप्लीकेशन को इस तरह से डीपली वो नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा इशू जो है वो आपका बनता है यूकेवीआई प्रोसेस के अंदर। लोग जो परेशान होते हैं जिसकी बुनियाद पे, बाकी तो चूंकि तमाम चीज़ें आपने प्रोवाइड की होती हैं, स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ होती है बैंक स्टेटमेंट जिसके ऊपर क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं कि ये वो इसको पूछ सकते हैं, इंटरव्यू जो है ना वो आप रख सकते हैं। तो ये कोई स्टैंडर्ड बात नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ये चीज़ें चेक लगेंगी, आपका इंटरव्यू होगा, आपको एनएसएफ मिल आएगी या नहीं आएगी। तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। वो उनके पास एक नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का एक पूल होता है और उस पूल में से कुछ सिलेक्शन की जाती है कि इतने परसेंट या 100 में से 5% एप्लीकेशंस को जो है ना वो थारोली स्टडी किया जाएगा, उनके इंटरव्यू के लिए जाएंगे और उनका प्रोसेस जो है वो डीपली देखा जाएगा। तो इस तरह से चलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने फॉर एग्जाम्पल 100 एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं तो उसमें से 50% लोगों का इंटरव्यू लाजमी हो, ऐसा नहीं होता। वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं ताकि उन्होंने भी अपना एक प्रोसीजर चलाना है, उन्होंने भी अपनी वर्थ कायम रखनी है, अपना जो हिसाब किताब देखना होता है कि अगर हर एक बंदे को ऐसे ही वीज़ा ग्रांट करते जाएं तो फिर वो उनके प्रोसीजर के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क आता है। और अगर हर एक बंदे को वो ये पूछना शुरू कर देंगे, हर एक डॉक्यूमेंट को जो है ना वो स्टडी करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये है कि डिले और बढ़ जाएंगे उनके प्रोसेस के ऊपर। फिर जो है ना वो क्वेश्चन मार्क होगा कि इतना डिले आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक एप्लीकेशन को चेक किया जाए, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक एप्लीकेशन को छोड़ दिया जाए। अब 100 में से वो 5%, 6%, 10% लोग जो उसके अंदर इंटरव्यू की सिलेक्शन में आ जाते हैं, एनएसएफ मेल में आ जाते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन में आ जाते हैं, तो वो फिर आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपने जो है ना आपके लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है या फिर आपके लिए डिले हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जिन्होंने प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया था, वो अभी तक वीज़ा के इंतजार में। इवन के सितंबर इनटेक में हमारा पहला जो है ना वो सेमेस्टर खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो गया, तो हमारे साथ जिन लोगों ने प्रायोरिटी के ऊपर अप्लाई किया था अभी तक उनको वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ। वो अभी तक जो है ना वो जनवरी इनटेक में भी उनका डेफर जो है ना वो नहीं कंप्लीट हो सका और अभी तक वो वीज़ा का वेट कर रहे हैं। तो ये कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका जो है ना प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, आपने ये कर लिया तो ये ऐसा हो जाएगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें मेरे साथ हो सकती थी। मतलब कि एम्बेसी का इंटरव्यू भी हो सकता था क्योंकि मेरा 11 साल का स्टडी गैप था। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो बैंक स्टेटमेंट में मेरा जो है ना वो एक बैंक मैनेजर के साथ फटा हो गया था। तो वो बैंक मैनेजर जो है वो मुझे बार बार तंग कर रहा था और मुझे एक डर था कि अगर एम्बेसी ने वेरिफिकेशन के लिए मेल कर दी कि तो ये बैंक मैनेजर जो है वो मेरी उसको शायद वो जो है ना कोई वहाँ पे रखना डाल दे और वहाँ पे कोई मुश्किलात पैदा कर दे। तो ये भी मेरे माइंड में डर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीज़ा प्रोसेस के अंदर जो है वो मेरा 12 दिनों के अंदर स्टैंडर्ड वीज़ा के ऊपर मेरा डिसीजन हुआ था। मुझे उस वक्त जो है ना मेरी कंसल्टेंट बार बार कह रही थी कि आप प्रायोरिटी अप्लाई करें, तो मैंने स्टैंडर्ड ही किया था और 12 दिनों के अंदर मेरे वीज़ा के ऊपर डिसीजन हुआ था। कोई एम्बेसी इंटरव्यू नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे साथ ऐसी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा केस एक ऐसा था जो मैं समझता हूँ कि ये सबसे मुश्किल केस था। उसके अंदर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं ये बात जो है ना वो मेरे माइंड में आई कि यहाँ पे ये चीज़ जो है, और बहुत सारे दूसरे लोगों के जो हमने एक्सपीरियंसेस देखे हैं तो उसके अंदर भी यही है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा। तो इसमें जो है ना वो पूल में से कुछ चीज़ें उठाते हैं और उसको जो है ना वो एग्जाम्पल बनाने के लिए जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो स्टडी भी करते हैं, उसको लोगों के लिए मिसाल भी बनाते हैं और फिर अपना प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। तो लिहाजा आपने अपने प्रोसीजर के बाद जो है ना ये परेशान नहीं होना कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ, ये ज़रूर करना है आपने कि पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, वो पॉसिबिलिटी की बुनियाद पे आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर रखनी है उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, ताकि किसी भी वक्त आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है तो आप मेंटली तौर पे रेडी। और इंटरव्यू उसका जो आपने पहले यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस जो चीज़ें यूनिवर्सिटी ने आप
से इंटरव्यू में पूछी थी, वही क्वेश्चंस वही चीज़ें ये पूछी थी। और बल्कि ये एम्बेसी के इंटरव्यू जो है ना यूनिवर्सिटी से थोड़ा आसान इंटरव्यू होता है, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछेंगे, आपके कोर्स के बारे में, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। आप तो ये पूछ सकते हैं कि आपने यूके क्यों सिलेक्ट किया, ये पूछ सकते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। जबकि यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, जबकि यूके में आई ऐसा इररेलेवेंट क्वेश्चन आज तक किसी भी बंदे से उन्होंने नहीं पूछा। तो उन्होंने एक जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि जरूरी थे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं एम्बेसी इंटरव्यू कितना मुश्किल होगा, क्या होगा। बी कॉन्फिडेंट, बी विजिलेंट, और आपका इंटरव्यू जो है ना बिल्कुल आसान होने वाला है। अगर पहली तो बात यह है कि अल्लाह करे आपको इसकी नौबत ही ना आए कि आपका इंटरव्यू हो, और अगर खुदा न खास्ता आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो फिर उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंतहाई आसान, इंतहाई बेहतरीन किस्म का इंटरव्यू होता है, लॉजिकल होता है, तो उसमें जो है ना वो आपके लिए परेशानी कहीं भी नहीं बनती, बशर्त ये कि आपने उसके अंदर कॉन्फिडेंट रहना है और अपना बेहतरीन अंदाज में इंटरव्यू देना है। तो ये सारा प्रोसेस था कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।